वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग चुंबकत्व और द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में जो इसका शेष भाग बचा हुआ है यानी पदार्थों का चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकरण, उसकी चर्चा हमको करनी है। चुंबकीय व्यवहार जो पदार्थ का है उसके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, इसकी चर्चा हमको आज करनी है और इनकी व्याख्या भी करनी है। पूरा आज का जो सेशन होगा वो पूरा थ्योरी का है, इसमें कहीं कोई डेरिवेशन या कोई प्रूफ इस तरीके से नहीं है, केवल थ्योरी आपको समझनी है और फिर उसका आपको नोट्स तैयार करना है। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया, पदार्थ के चुंबकीय व्यवहारों का अध्ययन किया और उसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा और ये भाग हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं और इस 3 इनके जो अलग अलग व्यवहार हैं उनके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। अब डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं और किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर मामूली सा प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वह पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं और किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर मामूली सा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रति से आप प्रतिकर्षित याद रखेंगे और मामूली सा प्रतिकर्षित होते हैं, क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इन पदार्थों के इस गुण को हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। बिस्मथ, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, जल, नमक आदि सब इनके उदाहरण हैं और ये आपकी जो हेडिंग होगी ये हो जाएगी। इसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे प्रतिचुंबकीय वैसे ही अनुचुंबकीय, बस अंतर क्या है? उसका गुण उसके विपरीत है। यानी जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। वे पदार्थ क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते थे और ये क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाते हैं ये तो सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ सिरे की ओर प्रतिकर्षित होते थे, माने सिरे के समीप लाए जाने पर प्रतिकर्षण होता था, जबकि इनको सिरे के समीप लाए जाने पर ये सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। और ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ और इनके इस गुण को अनुचुंबकत्व। अब जो ये पदार्थ हैं इनके कुछ उदाहरण हो जाएंगे। एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैंगनीज, कॉपर क्लोराइड आदि अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हो जाएंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हैं? वह पदार्थ जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण प्रबलता के साथ पाया जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं और किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट, फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनका कंपैरेटिव स्टडी अगर करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, ये क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं और ये क्षेत्र की दिशा में
प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। माने प्रतिचुंबकीय पदार्थ जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। किसी चुंबक के समीप लाए जाने पर क्या होता है? किसी चुंबक के समीप लाए जाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के सिरे हैं, चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर मामूली सा आकर्षित होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ सिरे के समीप लाए जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ये इनकी कंपैरेटिव स्टडी हो गई। जो प्रतिचुंबकत्व का गुण है वास्तव में वो प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है, लेकिन जो पदार्थ अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय हैं तो उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण उनके अधिक शक्तिशाली अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व के गुणों के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, इसलिए ये गुण प्रदर्शित नहीं होता है। यानी प्रतिचुंबकत्व का गुण सभी पदार्थों में पाया जाता है, जबकि लौह चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व का जो गुण होता है उसकी अधिक प्रबलता के कारण ये गुण हमको दिखाई नहीं देता है। अब कुछ और बातें हैं जो चुंबकीय पदार्थ से संबंधित हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उनकी परिभाषाएं हैं। जैसे चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो चुंबकीय प्रेरण का मतलब हुआ किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की संख्या जो रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण के परिमाण को दर्शाती है, अथवा इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं और बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं, वही है एक तरीके से मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा टेस्ला होता है। इसके पहले आप इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं। चुंबकन तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसी को हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं और चुंबकन तीव्रता को I से प्रदर्शित करते हैं। I = m/v सदिश राशि है, v का मान अगर 1 हो जाए तो I = m हो जाएगा। माने एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसी को हम उसकी चुंबकन तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता एक होती है जिसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। ये भी एक सदिश राशि है और H बराबर होता है b/μ0 - I। b/μ0 - I ये चुंबकीय तीव्रता है। क्या है? जब कोई पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है, और चुंबकित पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम एक वेक्टर राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर H से निरूपित करते हैं, जिसे चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, और इसका मान हो जाता है वेक्टर H = वेक्टर b/μ0 - I। यानी H का मात्रक क्या होगा? जो I का मात्रक होता है या जो b/μ0 का मात्रक होता है, यानी एम्पियर प्रति मीटर इसका भी मात्रक होगा। ये समान विमीय राशि है, क्योंकि विमीय विश्लेषण आप 11th में पढ़ चुके हैं। समान विमीय राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो H क्या होगा? I का विमीय सूत्र H का विमीय सूत्र हो जाएगा, यानी इसका भी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होगा। और इसका एक और CGS मात्रक होता है जिसको हम ऑर्स्टेड कहते हैं। ऑर्स्टेड इसका CGS मात्रक। चुंबकशीलता क्या होगी? चुंबकशीलता यानी μ b/h। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यह एक नियतांक होता था, निर्वात की चुंबकशीलता को μ0 से लिखते हैं। यहाँ पर चुंबकशीलता की बात हो रही है, तो किसी पदार्थ के लिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन तीव्रता का अनुपात जो होता है वो उस पदार्थ के लिए चुंबकशीलता कहलाता है। म्यू इसका जो सिंबल हो जाएगा, या इसको प्रदर्शित करने के लिए हम म्यू का प्रयोग करते हैं। म्यू बराबर b/h और मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर मीटर। इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा।
एक सापेक्ष चुंबकशीलता होती है म्यू आर, यानी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू आर बराबर होता है म्यू अपान म्यू जीरो। म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू जीरो, यानी ये क्या हो गया, किसी चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता उस पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होती है। और चूंकि ये एक अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यह अभिमहीन राशि है। म्यू आर का मान निर्वात के लिए म्यू जीरो, इसका मान 1 हो जाता है, क्योंकि म्यू जीरो और म्यू बराबर हो जाएंगे तो निर्वात के लिए म्यू आर का मान 1 हो जाता है। म्यू आर बराबर b बटा b जीरो भी लिख सकते हैं, यानी जब किसी पदार्थ में हम रखते हैं तो किसी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र रखने पर पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और निर्वात में फ्लक्स घनत्व के अनुपात के बराबर होती है। तो म्यू आर को हम b अपान b जीरो भी लिख सकते हैं। अब म्यू आर के मान के पदों में भी हम इन पदार्थों को परिभाषित कर सकते हैं। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं इनके लिए म्यू आर का मान 1 से छोटा होगा। जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, अनचुंबकीय पदार्थ हैं, इनके लिए म्यू आर का मान 1 से बड़ा होगा। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनके लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत बड़ा होगा। इस तरीके से हम म्यू आर के पदों में भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। माने सापेक्ष चुंबकशीलता का मान, अगर हम सापेक्ष चुंबकशीलता की बात करें तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से कम, अनचुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से अधिक और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से बहुत अधिक। एक चुंबकीय सुग्राहिता होती है जिसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति भी कह सकते हैं और काई एम से प्रदर्शित करते हैं। काई एम से प्रदर्शित करते हैं और काई एम ज्ञात करने के लिए जो तरीका है वो क्या है, आई समानुपाती एच। आई जो है, आई का मान एच के समानुपाती होता है। आई और एच की डिफिनेशन ऊपर हम बता चुके हैं। यानी किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता, किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है। सुग्राहिता का मतलब हुआ कितना वो धारण कर रहा है, अर्थात कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित होता है, इस बात से हम चुंबकीय सुग्राहिता की गणना कर सकते हैं। और अणुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो ये आ जाता है बराबर काई m इंटू एच। इसको हम क्या कहते हैं, काई m कहते हैं, जिसे पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता कहा जाता है। यानी काई m बराबर हो जाएगा I अपान एच। काई m बराबर I अपान एच हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता और उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता का अनुपात उसकी चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। काई m से प्रदर्शित करते हैं और चूंकि ये समान विमीय राशियां हैं इसलिए काई m का कोई मात्रक या कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए काई m का मान धनात्मक और बहुत बड़ा होता है। यानी इन पदार्थों की बात करें तो काई m का मान लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक और बहुत बड़ा होता है। एक प्रूफ करना है, म्यू आर और काई m में संबंध, चुंबकीय सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति यानी चुंबकीय सुग्राहिता में संबंध, म्यू आर तथा काई m में संबंध, ये सिद्ध करना है। पूछा जा सकता है, आप जानते हैं H बराबर होता है B अपान म्यू जीरो माइनस आई। ये आपको अभी हमने फार्मूला बताया, H इक्वल टू B अपान म्यू जीरो माइनस आई। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, इसको हम सरल करें तो B माइनस म्यू जीरो आई अपान म्यू जीरो, यानी म्यू जीरो H इक्वल टू B माइनस म्यू जीरो आई। पक्षांतर कर लें तो I प्लस H बराबर B, यानी म्यू जीरो B का मान क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू जीरो H प्लस I। ये हो गया।
और I का फार्मूला आप जानते हैं, I बराबर I/H बराबर काई m बताया गया। तो I बराबर काई m इंटू एच। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू 0 H प्लस काई m इंटू एच, म्यू 0 H 1 प्लस काई m, यानी H कॉमन हो गया। अब म्यू 0 है, B लिखा हुआ है, B बराबर म्यू 0 H I प्लस काई m, B बराबर म्यू H होता है, म्यू H म्यू 0 H 1 प्लस काई m, यानी म्यू अपान म्यू 0 1 प्लस काई, और म्यू अपान म्यू 0 को ही म्यू r कहा जाता है, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 प्लस काई m के इक्वल हो जाएगी, म्यू r बराबर 1 प्लस काई m। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रूफ हो सकता है। और ये बात हुई म्यू r और काई m में संबंध की। एक क्यूरी का नियम है। क्यूरी का नियम क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये 3 प्रकार के पदार्थ बताए गए, और उन्हीं के साथ एक क्यूरी का नियम है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकन तीव्रता है I, वो चुंबकीय तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी I समानुपाती H। अभी भी इसकी बात की गई थी, यहाँ पर I बराबर काई m इंटू H होता है। तो यहाँ पर ये भी बताया उन्होंने कि H के अनुक्रमानुपाती होती है तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी I समानुपाती 1/, तो हम इसको मिलाएंगे तो I समानुपाती H/T हो जाएगा, और यहीं से I बराबर CH/T। ये जो नियम है ये क्यूरी का नियम कहलाता है। C जो है वो क्यूरी नियतांक है, C क्यूरी नियतांक, और ये नियम क्यूरी का नियम कहलाता है। I समानुपाती H प्रायोगिक रूप से देखा गया कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती और परम ताप पैमाने यानी केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी I समानुपाती 1/T। तो इस प्रकार से ये नियम जो आया वो क्यूरी का नियम कहलाता है, और C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम क्यूरी का नियतांक कहते हैं। यहाँ पर यह नियम तब तक लागू होता है जब तक H/T का मान बहुत अधिक नहीं हो जाता है। एक सीमा से अधिक नहीं हो सकता है I का मान, तो H/T का मान जब अधिक हो जाता है तो पूर्ण संरेखण हो जाता है और पदार्थ पूर्ण रूप से चुंबकित हो जाता है। मतलब ये हुआ कि क्यूरी का नियम तभी लागू होगा जब H/T का मान एक अधिकतम सीमा से कम है। क्यूरी ताप क्या होगा, वह ताप अगर हम पदार्थ को गर्म करें तो गर्म करने पर पदार्थ का चुंबकत्व जो है वो कम होता है। अगर हम गर्म करते जाएं तो जो पदार्थ है वो लौह चुंबकीय पदार्थ माने उसका लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। यानी अगर हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तो एक निश्चित ताप पर उसका लौह चुंबकत्व का गुण अचानक गायब हो जाता है और फिर वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। तो पदार्थ को अगर ठंडा कर दिया जाए तो फिर से वो लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। तो जो ये गुण है या ये ताप है, इसी ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं, माने वह उच्चतम ताप जिस पर पदार्थ का लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। किसी पदार्थ के लिए वह उच्चतम ताप जिस पर उसका लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। यानी अब क्यूरी ताप की बात करें तो क्यूरी ताप से नीचे ताप पर लौह चुंबकीय और क्यूरी ताप से ऊपर ताप पर पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। अगर लोहा, कोबाल्ट और निकिल की बात करें तो कोबाल्ट के लिए क्यूरी ताप 1121 डिग्री सेंटीग्रेड, 1121 डिग्री सेंटीग्रेड कोबाल्ट के लिए। निकिल के लिए 358 डिग्री सेंटीग्रेड ये कोबाल्ट, ये निकिल, और लोहे के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड लोहा। ये क्यूरी ताप के मान हैं। कोबाल्ट के लिए 1121 डिग्री सेंटीग्रेड,
लोहे के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड और निकिल के लिए 358 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्यूरी ताप के मान हैं और क्यूरी ताप बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग हो सकती है, परीक्षा में पूछी जा सकती है आपसे। अब बात करते हैं कि चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन टोटल थ्योरी हमने शुरू में बताया कि ये पूरा थ्योरी का चैप्टर चल रहा है। तो चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है? चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या हम परमाणुीय मॉडल के आधार पर कर सकते हैं। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारालु यानी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है और चूंकि वो एक धारालूप है, चुंबकीय द्विध्रुव है, इसलिए उसमें चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमने के साथ साथ अपने धुरी पर चक्रण भी करता है, माने स्पिन जो मोशन होता है वो भी करता है। इस प्रकार से उसमें दो प्रकार की गतियां होती हैं, परिक्रमण और चक्रण। तो इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण दोनों के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग चक्रण से उत्पन्न होता है, परिक्रमण का योगदान बहुत कम होता है। तो ये बात हुई चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की और इसके आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति के कारण। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? हमने बताया कि वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं और किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो गुण है वो प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं अथवा अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। सम इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो दो दो इलेक्ट्रॉनों का युग्म बन जाएगा और युग्म हो जाने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण यानी युग्म के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्कर, एक का चक्कर एक दिशा में और दूसरे का चक्कर दूसरी दिशा में होगा, यानी एक दूसरे के विपरीत होगा। एक का चक्कर इधर और एक का चक्कर इधर, तो उनका जो प्रत्येक युग्म के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करेंगे और जब विपरीत दिशा में चक्रण करेंगे तो वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्ण रूप से निरस्त कर देंगे, माने उनका परिणामी कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। और जब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा तो ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित नहीं करेंगे, माने चुंबकत्व के गुण को नहीं दर्शाएंगे। लेकिन जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ जो इनकी गतियां हैं, पदार्थ के परमाणु इलेक्ट्रॉनों की गतियों को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक युग्म का एक इलेक्ट्रॉन मंदित हो जाता है और एक त्वरित हो जाता है, माने एक धीमा हो जाता है और एक तेजी से गतिमान हो जाता है। इस प्रकार से वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं और उनमें एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिसकी दिशा बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है। अब अगर ताप बदल दिया जाए तो प्रतिचुंबकत्व के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यूरी का नियम बताया गया था, वो क्यूरी का नियम अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ही बताया गया था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए नहीं बताया गया। यानी बाह्य क्षेत्र की दिशा में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में उनमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। अब अगर बात करें अनुचुंबकीय पदार्थों की, तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ अधिक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें कुछ अधिक के इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी चक्रण की दिशाएं एक ही होती हैं। तो जब चक्रण की दिशाएं एक ही होंगी तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी एक ही दिशा में होगा और इस प्रकार से प्रत्येक परमाणु एक छोटे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा और इसे हम परमाणुीय चुंबक या एटॉमिक मैग्नेट कह सकते हैं। जब ये छोटे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनका कोई, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका अपना कोई चुंबकत्व प्रदर्शित
नहीं होता है, क्योंकि इनके जो परमाणु हैं वो अनियमित रूप से इतने अभिविन्यस्त रहते हैं इस प्रकार से कि सबका नेट चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो शून्य होता है। प्रत्येक का तो चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन पूरे परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य बना रहता है और इनका व्यवहार एक सामान्य पदार्थ की भांति होता है, माने बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये चुंबकत्व को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। अब जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पर इसके जो परमाणु हैं वो संरेखित होते हैं और संरेखित होकर सब बाह्य क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं, और जब बाह्य क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं तो उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं हो पाता है और बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाने के कारण वो बाह्य क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बाह्य चुंबक के यानी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो सिरे की ओर मामूली सा आकर्षित होते हैं। यानी अन्य चुंबकीय पदार्थों में प्रत्येक परमाणु तो छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन पूरे परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि उसके जो परमाणु हैं वो इस प्रकार से अभिविन्यस्त रहते हैं कि उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य बना रहता है। और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उनके परमाणुओं को सभी परमाणुओं को बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है, जिससे उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं रह पाता है और वो बाह्य क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होता है। अब बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ की और इसके व्याख्या। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की जो उत्पत्ति का कारण है डोमेन सिद्धांत। डोमेन सिद्धांत क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ में वह पदार्थ होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण प्रबलता से पाया जाता है, यानी ये बाह्य क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ यानी अनुचुंबकत्व का गुण तीव्रता से पाया जाता है, यानी इनमें कुछ अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थों में जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं, जिनके कारण पदार्थ के भीतर बहुत छोटे छोटे आकार के अति सूक्ष्म परमाणुओं के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं प्रभावी क्षेत्रों को डोमेन कहते हैं, और एक डोमेन के भीतर 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणु तक होते हैं, और ये परमाणु पदार्थ के भीतर इस प्रकार से अभिविन्यस्त रहते हैं कि पड़ोसी परमाणुओं से विपरीत दिशा में यानी भिन्न दिशा में वो अभिविन्यस्त होते हैं, यानी सामान्य अवस्था में अनियमित रूप से इस प्रकार बिखरे रहते हैं कि इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य बना रहता है, और ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। अगर हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करें और उसका एक डोमेन खींचें तो कुछ इस तरीके से हम डोमेन बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से डोमेन बना सकते हैं, और इसमें जो परमाणु होंगे वो कुछ इस तरीके से परमाणु होंगे। ये सब एक ही दिशा में होंगे। ये जितने बने हुए हैं, यहाँ 8 हमने बनाए हैं, ये 8 डोमेन को दर्शा रहे हैं इस तरीके से, लेकिन इनके जो दिशाएं हैं पड़ोसी डोमेन से वो भिन्न होंगी। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन मैच नहीं करेगा, इससे भी मैच नहीं करेगा। ये आप किसी भी दिशा में बनाएं, लेकिन पड़ोसी से डिफरेंट दिशा में, सबकी एक ही दिशा लेकिन पड़ोसी डोमेन से डिफरेंट दिशा, इसका भी मैच नहीं करेगा। कुछ अलग बनाएंगे। इस तरीके से हम ये देखते हैं, ऐसे जितने होंगे ये सब पड़ोसी परमाणुओं से भिन्न दिशाओं में होंगे, माने बिल्कुल इनकी डायरेक्शन जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी, पड़ोसी से मैच नहीं करेगी। सबका एक ही होगा लेकिन पड़ोसी से डिफरेंट होगा। पड़ोसी से डिफरेंट होंगे, यानी एक डोमेन अपने समीप वाले डोमेन से डिफरेंट दिशाओं में उसके परमाणु का संरेखण होता है, और इसलिए पूरे पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, और
ये एक चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है तो इनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखने पर इनमें चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित होता है। कैसे प्रदर्शित होता है इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं और दो प्रकार से ये हो सकता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो इनका प्रदर्शन दो प्रकार से हो सकता है। तो दो प्रकार से इनका कैसे संरेखण हो सकता है? जब हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो डोमेनों की परिसीमाओं का विस्थापन हो जाता है और डोमेनों का गुणन हो जाता है। ये एक साधारण है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ नहीं है। लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया तो डोमेन की परिसीमाएं विस्थापित हो गई, यानी जिस दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने इस दिशा में लगाया तो इस दिशा वाला डोमेन बढ़ गया और बाकी डोमेन घट गए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ये दिशा है और इस दिशा वाला डोमेन ये है, इसलिए ये डोमेन आकार में बढ़ गया और बाकी डोमेन आकार में छोटे हो जाएंगे। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित हो जाएगा और लौह चुंबकीय पदार्थ एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। यानी डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन के द्वारा हम इस प्रकार से इसके चुंबकत्व को दर्शा सकते हैं कि जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला डोमेन है वो उस दिशा माने उसकी परिसीमाएं विस्थापित हो जाती हैं और उसका आकार बढ़ जाता है, जिससे जो पदार्थ है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। अगली बात, डोमेनों के घूर्णन के द्वारा जब हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में, यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है अगर, तो ऐसी स्थिति में जो डोमेन है वो सब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमकर संरेखित हो जाते हैं और चूंकि सबका संरेखण एक ही दिशा में हो गया इसलिए ये पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये विधि तब अपनाई जाएगी जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। अगर प्रबल है तो डोमेनों की माने डोमेनों के घूर्णन के द्वारा, और अगर दुर्बल है तो डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन के द्वारा लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकन होता है। तो ये व्याख्या हुई। अब विचुंबकन की बात करें तो विचुंबकन माने चुंबकत्व के गुण को नष्ट करने की क्रिया विचुंबकन कहलाती है। जब हम किसी पदार्थ के चुंबकत्व को नष्ट करते हैं तो वो विचुंबकन कहलाता है। चूंकि जो प्राकृतिक चुंबक हैं उनमें चुंबकत्व का गुण बहुत अधिक प्रबलता से नहीं पाया जाता है, इसलिए हमको कृत्रिम चुंबक की आवश्यकता होती है और कृत्रिम चुंबक के लिए नर्म लोहा उपयुक्त पदार्थ है। नर्म लोहे का प्रयोग हम, क्योंकि उनमें चुंबकन और विचुंबकन आसानी से हो जाता है। अगर हम उसको चुंबकित करना चाहते हैं तो आसानी से चुंबकित हो जाता है और जब विचुंबकित करना चाहते हैं माने उसके चुंबकत्व के गुण को समाप्त करना चाहते हैं तो आसानी से वो विचुंबकित भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम चुंबकन और विचुंबकन कर सकते हैं। इसलिए कृत्रिम चुंबक जो है वो नरम लोहे के ही बनाए जाते हैं। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए, यानी वैद्युत चुंबक जो होते हैं वो इस तरीके से बना लिए जाते हैं। और ट्रांसफार्मर, डायनेमो के क्रोड या और भी जो वैद्युत चुंबक होते हैं वो टेलीफोन के तनपुट, इन सब पदार्थों के लिए हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनकी शैथिल्य हानि निम्न हो और प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च हो। ट्रांसफार्मर की क्रोड तथा टेलीफोन के तनपुट नरम लोहे के ही बनाए जाते हैं और अनेक मिश्र धातुएं भी इनके प्रयोग में लाई जाती हैं इनके लिए, जैसे परमालॉय, म्यू मेटल आदि का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। हमने पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का क्लियर करा दिया है। इस चैप्टर में आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, केवल दो फार्मूले आपको बताए गए, B बराबर √BV² प्लस BH² और थीटा बराबर tan इनवर्स BB/BH। ये दो फार्मूले हैं और इसी का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन करना है। इसमें और कोई प्रश्न इस तरीके का नहीं है, या कहीं पर कुछ प्रश्न मिल सकते हैं छोटे सवाल कि नति कोण या नमन कोण का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर 90 अंश होता है, अधिकतम होता है, निरक्ष पर 0 होता है और BB दिया है, थीटा दिया है तो BH निकालना है। बहुत आसान सवाल है, इनको आप कर सकते हैं। बाकी ये व्याख्या से संबंधित सवाल थ्योरी के हैं जो पूछे जा सकते हैं। आपका ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है और छोटा चैप्टर था लेकिन थ्योरी बहुत है इस चैप्टर में।
थ्योरी बहुत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पृथ्वी के चुंबकत्व की चर्चा की और यहाँ पर हमने चुंबकीय द्रव्य की चर्चा की। और इस प्रकार से थोड़ा ये लेक्चर बड़ा भी हो गया है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा पार्ट बच जाता है और टॉपिक को ख़त्म करना था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। इस सूत्र का प्रयोग करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल जो पूछे जाएं। बाकी 1 नंबर के सवाल हो सकते हैं जो आपको करने हो सकते हैं। एक कोई प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक समान है तो वहाँ नति कोण कितना होगा? नति कोण क्या होगा? BV बराबर BH है और BV बटा BH हो जाएगा 1 और BV बटा BH को ही तो हम tan थीटा कहते हैं। tan थीटा बराबर BV बटा BH 1 हो गया। तो जब tan थीटा 1 हो गया तो tan थीटा 1 किसका मान है? 45 अंश का, यानी थीटा बराबर 45 अंश। ये अब कभी कभी क्या होता है, BV दिया होता है, थीटा दिया होता है, BH ज्ञात करना है, या BH दिया है, थीटा दिया है, BV ज्ञात करना है, या BH BV दोनों दिया है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है। तो इस तरीके के सवाल आप इससे कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे और आप अपना सिलेबस जरूर तैयार करते रहें। परीक्षाएं कब हो जाएंगी इसका भरोसा नहीं है, और चूँकि जो ऑफलाइन व्यवस्था है उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं इस समय, तो आप अपना सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस का उपयोग करते हुए कंप्लीट करें। सिलेबस तैयार करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि परीक्षा तो देनी ही है फाइनली। आप हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा पर बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप वीडियो का लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। आप वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपके लाइक और शेयर से ही हमको प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम आपको पूरा कंटेंट अच्छे से अवेलेबल करा पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी टेलीग्राम ग्रुप या जहाँ भी आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, वहाँ हमारे इस वीडियो को, पूरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सभी वीडियोस के मिलते रहेंगे और आप उन वीडियोस का लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकेंगे। चैनल पर हमारे बने रहिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अपनी थ्योरी भी उसी प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो का प्रयोग करके आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। निश्चित रूप से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम कर रहे हैं, उनकी जो चर्चा कर रहे हैं, वो प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। इसलिए आप इनको अपने नोट्स में लिखें और बार बार वीडियो को देखते हुए अपना सिलेबस तैयार करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। study_classes_अजय_मेहरोत्रा को फॉलो करके आप इस लिंक पर हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको ये सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को आप सर्च करें, यूट्यूब, गूगल, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।